नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोग विविध से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रश्न हैं उनको मिश्रित करके विविध की श्रेणी में लाया जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं विविध। पहला टॉपिक है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है ये किसके द्वारा चलाई गई? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम द्वारा पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और ये परिचालन कब से किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा 21 जून 2022 से इसका परिचालन किया जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट मार्ग में भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों पर यह जाएगी और जिसमें जनकपुर नेपाल भी शामिल है। इस प्रकार आपने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को समझा। अगला है एरोपोनिक विधि। ये पहली बात तो यह है कि एरोपोनिक विधि क्या होती है। पहले इसको समझिए कि एरोपोनिक विधि क्या होती है। तो याद रखिएगा, एरोपोनिक विधि के अंतर्गत बंद या अर्धबंद वातावरण में पौधे को बिना मिट्टी के विकसित करना, ठीक है, ये कहलाता है एरोपोनिक विधि। फिर आपके मन में यह प्रश्न होगा कि तो सर अगर मान लीजिए कि मिट्टी नहीं रहेगी तो पौधे को पोषण कैसे मिलेगा? आपका सोचना बिल्कुल जेन्युइन है। पौधे को पोषण के लिए पोषण युक्त पानी को पौधों की जड़ों पर छिड़का जाता है ताकि पौधों को पोषण प्राप्त हो सके, ठीक है। इसको कहते हैं एरोपोनिक विधि। आइए जरा समझते हैं कि इसमें एरोपोनिक के बारे में क्या दिया है। तो विषाणु रोग रहित आलू बीज के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध हुआ। यानी कि इन दोनों लोगों के मध्य अनुबंध जो हुआ वो किसके लिए हुआ? एरोपोनिक विधि से विषाणु रहित आलू के बीज के उत्पादन के लिए, ठीक है। आइए जरा आगे देखते हैं। और इस अनुबंध के तहत यह डिसाइड किया गया कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और एक बात और यहां समझिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है, वहां पर हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक विकसित की गई है। अब यहां पर दो बात आती है। पहली बात तो आपको यह जान लेना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में। कहीं पर भी ये मैच करने के लिए दे सकता है या तो डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरी बात, यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, हवा में आलू के बीज का उत्पादन। अभी हमने आपको बताया कि एरोपोनिक विधि के अंतर्गत जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में मिट्टी नहीं होती है, बल्कि पोषण युक्त पानी का छिड़काव कर उनको पोषण दिया जाता है। इसीलिए यहां शब्द का प्रयोग हुआ कि हवा में आलू के बीज के उत्पादन की अनूठी तकनीक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में विकसित की गई, ठीक है। अगला देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा है, इसके द्वारा इसकी स्थापना के लिए, किसकी? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। यानी अगर आपको मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला को एस्टैब्लिश करने के लिए उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विकास विभाग और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। पूर्वोत्तर में NIELIT के केंद्रों का उद्घाटन, ये NIELIT जिसको आप नाइलेट के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्ण नाम डोएक था, इनके 5 केंद्रों को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर में युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन केंद्रों का उद्घाटन किया। और NIELIT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये 5 केंद्र कहां पर एस्टैब्लिश किए गए? तो डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट, सेनापति में, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव थे, क्या नाम है? मनोज जोशी। इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत शहरों को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया, तो आपका एक लाइन में जवाब होना चाहिए, शहरों को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने के लिए, ठीक है। और किस मिशन के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। अगला देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। ये जो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है, इसको आप AA के नाम से भी जानते हैं। पहले A का मतलब है अकाउंट और दूसरे A का मतलब है एग्रीगेटर। यानी अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इस अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ये जो 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं
इनकी मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो आपका जवाब होगा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। और इस मंजूरी से 46 देशों में ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में भागीदारी साइट की संख्या कितनी हो गई? तो 177 हो गई। और एक बात और याद रखिएगा कि इस वर्ष 2 नए देश को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में शामिल किया गया। अब उन 2 देश के नाम क्या हैं? लग्जमबर्ग और स्वीडन। और इनके ऐड होने के बाद इन देशों की संख्या कितनी हो गई? 46। ठीक है, यानी कि 2 नए देश के जुड़ने के बाद देशों की संख्या 46 हो गई और 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जुड़ने के बाद साइटों की कुल संख्या 177 हो गई। इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला है एंटरप्राइज इंडिया। ये जो एंटरप्राइज इंडिया है, ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो 27 अप्रैल 2022 को। अब दूसरी बात कि इस पहल की उपयोगिता क्या है, इसकी जरूरत क्या थी? तो जो एंटरप्राइज इंडिया है, ये उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला है, जिसका नाम क्या है? एंटरप्राइज इंडिया। ठीक है, यानी अगर हम सिंप्लीफाई करके आपको बताएं तो इसका मतलब यह है कि उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। और इस उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो इसका मंत्रालय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इनकी विभिन्न योजनाओं के बारे में इस एंटरप्राइज इंडिया के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, यही मूल उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा। और इसका समापन कब होगा? 27 मई 2022 को। और उद्घाटन कब हुआ? 27 अप्रैल 2022 को। ठीक है, यानी 1 महीने ये चलेगा। अगला है डिजिटल इंडिया RISC-V और DIRV कार्यक्रम। पहली बात तो इस कार्यक्रम की घोषणा किसने की? तो इस कार्यक्रम की घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब बात आती है कि डिजिटल इंडिया RISC-V यानी DIRV कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो आइए जरा इसके उद्देश्य को देखते हैं। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को देखें तो भारत में माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण की क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं को हासिल करना डिजिटल इंडिया RISC-V का उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा किस लिए? भारत में माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण की क्षमता को हासिल करने के लिए। अगला है योग प्रभा। याद रखिएगा, यहां गलती होने की संभावना ज्यादा है। योग प्रभा अगर पूछा जाए कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो आपका जवाब होगा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। और यह कहां पर आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे पर इस बड़े योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका नाम क्या था? योग प्रभा। और यह आयोजन कब हुआ? 25 अप्रैल 2022 को। अगला देखिए, अगला दिया है फिंक्लुवेशन। ये फिंक्लुवेशन क्या है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको आप IPPB के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस पहल की लॉन्च किया गया। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंक्लूवेशन का संबंध किससे है, तो आप सीधा बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। अगला है IDEAX प्राइम और DIX-6। इसका संबंध किससे है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, उसका नाम क्या था? डेफ कनेक्ट 2.0। ये जो डेफ कनेक्ट 2.0 था, इसी के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है INDEAX। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको आप DIX-6 के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। और किस कार्यक्रम के दौरान? तो डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान। और ये कब इसका शुभारंभ हुआ? तो 22 अप्रैल 2022 को। अगला देखिए स्पेस टेक फ्रेमवर्क। ये जो स्पेस टेक फ्रेमवर्क है, इसको तेलंगाना सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। दूसरी बात कि इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य क्या है? स्पेस टेक फ्रेमवर्क का लक्ष्य क्या है? राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना, ये तेलंगाना सरकार का लक्ष्य है। किस के माध्यम से? स्पेस टेक फ्रेमवर्क के माध्यम से। दूसरी बात कि अगर हम मेटावर्क्स यानी वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित होने वाला ये पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम है, जिसका क्या नाम है? स्पेस टेक फ्रेमवर्क। अगला देखिए विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण। पहली बात तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा किया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? तो ये सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और इस सुरंग का निर्माण किया जाए कब से? तो ये अप्रैल 2022 को। और दूसरी बात
कि इस सड़क का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, तो ये प्रोजेक्ट योजक के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। और याद रखिएगा, ये सुरंग लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और किस दर्रे पर बन रही है, तो सिंकुला दर्रे पर बन रही है। ऊंचाई कितनी है, 16,580, इसीलिए यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहलाई जाएगी। अगला देखिए, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड। ये जो विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड है, ये नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया और ये 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड है, इसको लॉन्च करने के लिए नेक्सो ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला है CROP PQMS पोर्टल। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये CROP और PQMS पोर्टल क्या है। तो CROP का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स और वही PQMS का फुल फॉर्म है प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब ये बात आती है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित कामकाज को और अधिक सरल और सुविधापूर्वक बनाने के लिए इन दोनों पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला देखिए 40वां हुनर हाट। ये जो 40वां हुनर हाट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में 16 से 27 अप्रैल 2022 के बीच 40वां हुनर हाट का आयोजन हुआ। अगला है वन वेब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता। ये जो वन वेब और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता हुआ, ये किस लिए हुआ, आइए इसको देखते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी जिसको LEO कहते हैं, उपग्रह संचार कंपनी है जिसका नाम क्या है, वन वेब। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, वन वेब जो है ये एक लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी है। इसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जिसका क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन दोनों लोगों के बीच एक समझौता हुआ। ये समझौता कब हुआ, 30 अप्रैल 2000। मिशन कर्मयोगी के लिए परियोजना को मंजूरी, तो ये किसने मंजूरी दी, तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के समर्थन के लिए $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। यानी मिशन कर्मयोगी परियोजना को मंजूरी किसके द्वारा दी गई, विश्व बैंक द्वारा। और कितने रुपए की समर्थन की घोषणा हुई, तो $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी मिली। अब यहाँ दूसरा प्रश्न और उठता है कि ये मिशन कर्मयोगी क्या है, तो ये सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका नाम रखा गया मिशन कर्मयोगी। आपसे यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन कर्मयोगी का कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है, तो आपका सीधा जवाब होगा सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया। अगला देखिए बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ये जो बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अप्रैल 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया और ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूर्णतः पशुपालकों को समर्पित है। ठीक है, यानी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन किससे संबंधित है, पशुपालकों से संबंधित है। अगला देखिए एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका सीधा जवाब होगा राजस्थान ने एल रूट सर्वर इंस्टॉल किया और वो देश का पहला राज्य है। दूसरी बात, ये जो एल रूट सर्वर है इसके इंस्टॉल करने से क्या लाभ मिलेगा, तो इस नए स्थापित एल रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए अब राज्य को किसी भी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर DO-228 विमान। ये भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर DO-228 विमान ये किसके द्वारा हुआ, तो ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ALG को जोड़ने की योजना के तहत इस विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उसका नाम क्या है, डॉर्नियर DO-228। और ये कब हरी झंडी दिखाई गई, तो 12 अप्रैल 2022 को। और याद रखिएगा ये जो डॉर्नियर DO-228 विमान है ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। अगला देखिए उत्सव पोर्टल। ये जो उत्सव पोर्टल है ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया 12 अप्रैल 2022 को। अब इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, तो इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित किया जा सकेगा उत्सव पोर्टल के तहत। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर। ये जो इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर है ये अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा श्वास के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने वाली ये विश्व के पहले उपकरण को आपातकालीन मंजूरी प्रदान की गई है। क्या नाम है, इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर।
और इसकी मंजूरी कब मिली? अप्रैल 2022 में। अगला देखिए, भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी आई। ये किसकी रिपोर्ट है? तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत में जो अत्यधिक गरीबी थी उसमें कमी आई है। आइए जरा देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक विश्व बैंक ने रखा, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। ठीक है, यानी कि ये कमी तो हुई है लेकिन उतना नहीं जितना पहले सोचा गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 की तुलना में 2019 में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की कमी हुई है। याद रखिएगा, यानी अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी हुई 2011 की तुलना में? तो 12.9% की। यहीं अगर हम गरीबों की संख्या में 2011 की में 22.5% से घटकर वर्ष 2019 में 10.2% हो गई है। किसमें? गरीबों की संख्या में। ठीक है, और अगर हम इसको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिवाइड करके देखें तो 2011 से 2019 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 7.9% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 14.7% की कमी आई है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में 7.9% की कमी और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 14.7% की कमी दर्ज की गई है। अगला है कृपाण शक्ति अभ्यास। ये जो कृपाण शक्ति अभ्यास है ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ 12 अप्रैल 2022 को। आगे देखते हैं, आगे है तूफान मेगी। ये जो तूफान मेगी है ये पहली बात तो उष्णकटिबंधीय तूफान है और इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ? तो फिलीपींस हुआ। ठीक है, अगला है रेडियो अच। ये जो रेडियो अच है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ। यानी कि पहली बात तो रेडियो अच का संबंध किससे है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए। और दूसरी बात, इसको लॉन्च कब कहाँ किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। अगला है आयरन बीम। इजराइल द्वारा अपनी तरह की पहली इस लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी कि ये जो आयरन बीम है ये इजराइल की नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अगला है कदम। कदम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास के शोध छात्राओं द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया। यानी अगर आपसे सिंपल भाषा में बताया जाए तो कदम जो एक है ये पॉलीसेंट्रिक घुटना है और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास के शोध छात्रों द्वारा। ठीक है, दूसरी बात कि जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। ठीक है, कदम आप समझ गए ये क्या है? पॉलीसेंट्रिक घुटना है। ठीक है, अगला देखिए शुभंकर प्रकृति। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का अनावरण किया गया और कब हुआ? तो 5 अप्रैल 2022 को। और इसके साथ ही प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल का भी शुभारंभ हुआ। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित पहल का संबंध किससे है तो आपका जवाब होगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुभंकर प्रकृति का संबंध किससे है तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का अनावरण पर्यावरण मंत्री द्वारा किया गया। अगला देखिए मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ। अब इस मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया तो आपका सीधा जवाब होगा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 को हुआ। और ये मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। ठीक है, कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला है कोंकण रेलवे। ये जो कोंकण रेलवे है इसने अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। यानी अगर ये पूछा जाए कि किस रेलवे खंड में 100% विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया तो आपका सीधा जवाब होगा कोंकण रेलवे के द्वारा। अगला है RAMP यानी रैंप कहा गया। पहली बात तो ये है कि इस रैंप का मतलब क्या है? तो रैंप का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। अब आप आधा मतलब तो यहीं से समझ गए होंगे। क्या कर रहा है? कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की रैंप योजना के लिए $808 मिलियन की, यानी जिसको अगर रुपए में देखा जाए तो 6062.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। और ये क्या करेगा? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यानी MSME मंत्रालय की परफॉर्मेंस को बढ़ाना और उसको और गति प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ $808 मिलियन का समझौता हुआ। अगला देखिए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड। विश्व बैंक द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयास का समर्थन हेतु इस बॉन्ड का मूल्य
निर्धारण हुआ, ठीक है। और इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है। और किसके प्रयासों के समर्थन हेतु? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन हेतु विश्व बैंक के द्वारा ये बॉन्ड जारी हुआ। अगला देखिए, मार्च 2022 में खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ प्लस गांव। अब ये देखिए, देश भर में 50,000 से अधिक गांव द्वारा स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया और ये 25 मार्च 2022 तक। और इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तेलंगाना ओडीएफ प्लस में शीर्ष पर है। और वहां कितनी संख्या ओडीएफ प्लस हो चुकी है? तो 13,960। यहां संख्या न याद करके आप एक क्रम याद कर लीजिए कि अगर हम शीर्ष राज्यों को देखें जहां ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या ज्यादा है, उसमें नंबर 1 पे तेलंगाना है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। आगे चलिए, अगला है कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा। ये जो कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा है, ये केरल के द्वारा इसको लागू किया गया और याद रखिएगा केरल ने इसे लागू किया और ये देश का पहला राज्य बन गया जो कि कार्बन तटस्थ कृषि पद्धति को लागू करेगा और इसके लिए केरल ने अपने यहाँ बजट में भी व्यवस्था की है। अगला देखिए, टोयोटा मिराई। ये जो टोयोटा मिराई है, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया और ये लॉन्च कब किया? 16 मार्च 2022 को। और याद रखिएगा, यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। अगला है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया। अगला है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। कहाँ पे? तो ये भी बेहतर जल प्रबंधन के लिए ये पहल बेंगलुरु में लॉन्च की गई। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पर, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और किस लिए? तो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से। अगला है भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन शक्ति कार्गो टर्मिनल। याद रखिएगा, इस टर्मिनल की पूर्वी रेलवे की आसनसोल मंडल में इसकी शुरुआत की गई। यानी आप सीधे समझिए कि पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरुआत हुआ। और यह शुरुआत कब हुई? तो 10 मार्च 2022 को। अगला प्रश्न है एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। ये पोत है जो भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रास्ते हल्दिया से माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पहुंचा और ये 15 मार्च 2022 को। और याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला ये अब तक का सबसे लंबा पोत है जिसकी लंबाई कितनी थी? 90 मीटर। और इसका नाम क्या है? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, यहाँ पोज नहीं पोत होगा। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच। ये जो ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच है, ये दक्षिण मध्य रेलवे ने के सिकंदराबाद मंडल में एक खंड है जिसका नाम है लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड, जिसमें स्टेशन 2 कौन है? गुल्लागुडा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के मध्य इस ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण किया गया। यानी सीधी सी बात आप याद रखिए कि कवच पूछा जाए क्या है, तो ये ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ रही हों या आपस में एक दूसरे से लड़ने से पहले ये आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, रुक जाएगी। दूसरी बात, अगला देखिए, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? तो आपका सही जवाब होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। अगला है लेवेंडर। ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित हुआ। और याद रखिएगा, डोडा भारत की बैगनी क्रांति यानी कि अरोमा मिशन का जन्म स्थान है। यानी लेवेंडर जो एक फूल जो बैगनी कलर का होता है, इसलिए इसको बैगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये अरोमा मिशन का जन्म स्थान है कौन? डोडा। और डोडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, 100वां हर घर जल जिला। याद रखिएगा, ये चंबा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये 100वां हर घर जल जिला बन गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 100वां हर घर जल जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा चंबा। और अगर ये पूछा जाए कि चंबा किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। और एक बात और याद रखिएगा कि चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला भी है। अगला देखिए, विश्व के पौधे की निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन। ये कनाडा सरकार द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी गई और इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोविफेंज। यानी कि इस कोविफेंज वैक्सीन जिसको कनाडा सरकार ने मंजूरी दी, ये विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड वैक्सीन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण।
अब ये जो नई हरित नीति का अनावरण है, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा इसका अनावरण हुआ 17 फरवरी 2022 को। और इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादकों को 25 वर्ष की अवधि में अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क से मुक्त हो जाएगी, यानी शुल्क से छूट होगी। ठीक है, अगला देखिए, बाबुस्का बटालियन। ये जो बाबुस्का बटालियन है, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ये बटालियन चर्चा में आई। क्या है मैटर? तनाव के बीच इस बटालियन के सदस्य, किसके बटालियन के? बाबुस्का बटालियन के सदस्य बेलेटाइना कॉन्स्टेनोवस्का, इनकी उम्र कितनी है? 79 ईयर है। इन्होंने युद्ध में लड़ने के लिए हथियार उठा लिया, इसलिए बाबुस्का बटालियन चर्चा में आया। और ये बटालियन वर्ष 2014 से सक्रिय है, इसमें वृद्ध महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी फरवरी 2022 में। अगला है NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, जिसको आप NSWS कहते हैं, के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला देखिए, सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस। ये जो सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस है, ये पश्चिमी रेलवे में मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा चलथान, जो कि सूरत क्षेत्र में है, यहाँ से संकरैल खड़गपुर डिवीजन तक संचालित की जाएगी सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस को। और याद रखिएगा, 11 सितंबर 2021 को केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोस के द्वारा ऊधना से पहली बार टेक्सटाइल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यानी इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 11 सितंबर 2021 को पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस जो है, ये ऊधना से हरी झंडी देकर रवाना की गई। और किसके द्वारा की गई? तो ये राज्य मंत्री दर्शना जरदोस के द्वारा। अब एक उसमें नया मूवमेंट आया फरवरी 2022 में, जिसमें पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के चलथान, जो कि सूरत क्षेत्र से है, और संकरैल तक ये 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस फरवरी 2022 में रवाना हुई। अगला देखिए, अगला है ONORC परियोजना लागू करता 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ONORC का मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अगला है, मध्य प्रदेश में 3 शहरों के नाम का परिवर्तन हो गया और केंद्र सरकार द्वारा इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। अब ये 3 कौन कौन से शहर हैं जिनका नाम बदला गया और इनका क्या नाम पड़ा? तो पहला शहर है होशंगाबाद, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम रखा गया। वहीं शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखा गया, यानी कुंडेश्वर धाम रखा गया। और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर रखा गया। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। और इस जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू जिले को शीर्ष स्थान पर मिला, वहीं दूसरे स्थान पर डोडा जिला, तीसरे स्थान पर सांबा जिला और सबसे अंतिम में 20वें स्थान पर राजौरी जिले को रखा गया। ठीक है, यानी टॉप 3 याद रखना है और जो अंतिम स्थान पर 20वां जिला राजौरी है, इसको याद रखना है। अगला देखिए, भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माधव बाग यानी वैद्य साने आयुर्वेद लैब्स लिमिटेड के पावर MAP का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये पावर MAP क्या है? ये भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। अगला देखिए, अगला है वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम। ये जो वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। और ये आयोजित कब हुआ? तो 14 जनवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया। अगला है कोविड-19 प्रशिक्षण किट ओमिस्योर। ये ICMR, जिसको आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसके द्वारा स्वदेश निर्मित ये कोविड-19 परीक्षण किट है, जिसको मंजूरी मिल गई और इसका नाम क्या है? ओमिश्योर। अगला है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और शिलान्यास कब हुआ? 30 दिसंबर 2021 को। और याद रखिएगा, ये जो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है, ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। और ये इसकी क्षमता कितनी होगी? उत्पादन क्षमता तो 330 मेगावाट इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। किस जगह पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। और किस नदी पर? यमुना नदी पर लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है संकल्प स्मारक। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार में
स्थित यह स्मारक अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया 29 दिसंबर 2021 को। और ये जो संकल्प स्मारक है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के 78 वर्ष बाद ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में 5वें STPI का उद्घाटन। अब ये जो 5वां STPI का उद्घाटन हुआ है ये कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा राजीव चंद्रशेखर द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप STPI कह रहे हैं, उसका उद्घाटन हुआ। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो 5वें STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ वो मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। और याद रखिएगा इसके पूर्व लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में, प्रयागराज में STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश था। और जो STPI को भारत में अगर देखेंगे तो ये भारत का 62वां केंद्र होगा और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये 5वां केंद्र है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। अगला है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इस सिस्टम को लॉन्च किया गया और ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगला है उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का उद्घाटन किया गया। अब ये याद रखिए कि ये जो 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का उद्घाटन हुआ, पहली बात तो ये किन जिलों में हुआ पहले इसको देख लेते हैं। ये प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का उद्घाटन हुआ। और इसके पूर्व भारत में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड था, वो कहाँ था, नोएडा में। और अब वर्तमान में कुल कितने इंटरनेट एक्सचेंज नोड हो गए, तो 8 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ABU रोबोकॉन 2022। ये जो ABU रोबोकॉन 2022 है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 2022 में। आयोजन होगा ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में 2022 में 21 अगस्त 2022 को दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 का अंतर्राष्ट्रीय फाइनल मैच की मेजबानी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है तमिलनाडु का राज्य गीत क्या है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वजथु राज्य गीत घोषित किया है। अब याद रखिएगा हो सकता है कि आगे तमिल शब्द हटा के पूछ दे कि थाई वजथु जो है इसको किस राज्य ने अपना राजगीत घोषित किया है, तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु सरकार ने, दिसंबर 2021 में। और याद रखिएगा अगर ये पूछा जाए कि इस गीत को किसने लिखा, तो आपका सही जवाब होगा मनोनमनियम सुंदर नार पिल्लई द्वारा। किसके द्वारा, सुंदर नार पिल्लई के द्वारा तमिल थाई वजथु गीत को लिखा गया और तमिलनाडु ने इसे अपना राज्य गीत घोषित किया। अगला है भारत की पहली साइबर तहसील। याद रखिएगा भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको बनाने की घोषणा की गई नवंबर 2021 में। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो साइबर तहसील बनने के बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अगला है NFT वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021। ये कोलिंस डिक्शनरी द्वारा इसको घोषित किया गया NFT वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021। किसके द्वारा, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा। ये जो NFT है इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, यानी कि अपूर्णीय टोकन का जो संक्षिप्त रूप है, यानी NFT का फुल फॉर्म बता रहा है। और NFT एक तरह का डिजिटल संपत्ति है या डाटा है जो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अगला है भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इस लैब का शुभारंभ किया गया। और ये क्या है, भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब है। और किस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। और शुभारंभ कब हुआ, 22 नवंबर 2021 को। अगला है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। याद रखिएगा ये जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ये मध्य प्रदेश में, और इसका नाम परिवर्तित करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और ये जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ये इंदौर में है और इसका नाम बदलकर जनजाति गौरव टंडिया भील के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। यानी पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंडिया भील के नाम पर रखा जाएगा, इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री। प्रश्न है विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना। याद रखिएगा अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले द्वारा इस योजना के संबंध में घोषणा की गई कि वो विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाएंगे। अगला है कि भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी। तो याद रखिएगा
अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया। ठीक है, और ये कहां पर? तो ये आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव जो कि नई दिल्ली में हुआ था, इसमें उसको ये प्रमाण पत्र मिला। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अगला देखिए, कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया। और अगर हम ये पूछें कि कैसरे हिंद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा टेइनोपाल्पस इंपेरियलिस। ठीक है, टेइनोपाल्पस इंपेरियलिस। और किस सरकार ने इसको राज्य तितली के तौर पर घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। अगला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2021। ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा गृह मंत्रालय द्वारा। और दूसरी बात कि इस रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किस स्टेशन को मिला? तो नई दिल्ली में एक सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। यदि हम राज्यों के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे शीर्ष पर कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो आपका जवाब होगा सिद्धार्थनगर का मिसरौलिया पुलिस स्टेशन। ये उत्तर प्रदेश का सबसे शीर्ष पर स्थित पुलिस स्टेशन है। अगला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये भोपाल में एक स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसी का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। ये जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, ये राजस्थान के भादला में स्थापित किया जाएगा। और ये कब? नवंबर 2021 में। और याद रखिएगा, ये 14,000 एकड़ में विस्तारित है और इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां पे स्टैब्लिश हुआ? राजस्थान के भादला में। अगला है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021। ये जो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2021 है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को 8 नवंबर 2021 को जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में कुल 21 राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है। किसमें? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में 21 राज्यों में गुजरात शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। यहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां है। यदि हम उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। और अगर हम केवल केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में देखें तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र मेल। ये जो ब्रह्मपुत्र मेल है, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक बिजली से चलने वाली ये पहली यात्री ट्रेन बन गई है। और याद रखिएगा, इसके पूर्व 21 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चालित पहली पार्सल ट्रेन चलाई थी। कब? 21 अक्टूबर 2021 को। और अब ब्रह्मपुत्र मेल पहली यात्री ट्रेन हो गई है जो कि दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक बिजली से चलने वाली ये पहली ट्रेन है। अगला है वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र ने वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 लॉन्च किया और ये लॉन्च करने वाला भारत का वो पहला राज्य बन गया। अगला है कि एक स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग जिसको आप डीबीटी के नाम से जानते हैं, के द्वारा देश का पहला स्वास्थ्य वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत की गई, ये 14 अक्टूबर 2021 को। अगला है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में इस रिजर्व को स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई। और ये रिजर्व 500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित होगा। और डुगोंग, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, ये एक लुप्त प्राय समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है। और ये कहाँ स्टैब्लिश होगा? तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिण पूर्व तट पर पाक की खाड़ी में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट। ये जो नियो बोल्ट जो कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है, इसको किसने विकसित किया? तो आपका जवाब होगा IIT मद्रास द्वारा। अगला है उभरते सितारे फंड, ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप की सहायता के लिए एक फंड जारी किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? उभरते सितारे। और इस फंड को कहाँ लॉन्च किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है चीन में 3 बच्चा पैदा करने की नीति। याद रखिएगा, चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NPC, द्वारा इस नीति को औपचारिक मंजूरी दे दी गई। AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा, AI फॉर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL द्वारा लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च कब किया गया? अगस्त 2021 में। और याद रखिएगा, देश में तेल और गैस इंडस्ट्रीज में इस तरह की ये पहली सुविधा होगी जो कि
किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। अगला है भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग। तो केंद्रीय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने कर्ण लेक रिसोर्ट करनाल में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया 19 अगस्त 2021। अब बात करते हैं, यहां जो बात हुई कि भारत का पहला ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग कौन सा है, तो आइए जरा उसको देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग है। ठीक है, अगला देखिए, चिप इंड गऊ। ये जो चिप इंड गऊ है, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गिर, कंकरेज, साहिवाल, अंगोल, ये जो कई प्रकार की देसी पशुओं की जो नस्ल है उनकी शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आधारित इस चिप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, इसका शुभारंभ 13 अगस्त 2021 को हुआ और ये विशुद्ध रूप से स्वदेशी चिप है और इसमें 11,496 मार्कर्स के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है। ठीक है, क्या नाम है? इंड गऊ। और एक बात और याद रखिएगा, इस चिप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। अगला है काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम परिवर्तित कर दिया गया। घटना के 97 वर्ष की वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया। कब? 9 अगस्त 2021 को। और ये ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर। अगला देखिए, कोवी होम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिव गोविंद सिंह। इनके नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई संचालित कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया गया और इस किट का नाम क्या है? कोवी होम। क्लियर हो गया? दो बातें याद रखनी है, किसके नेतृत्व में? तो शिव गोविंद सिंह के। और किस आईआईटी ने? तो आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। और उस कोविड-19 किट का नाम क्या है? कोवी होम। और ये भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट है। ठीक है, अगला देखिए, राजा मिर्च। नागालैंड की राजा मिर्च, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, का पहली बार लंदन में निर्यात हुआ। यह दो बात आपको याद रखनी है। पहली बात, तो राजा मिर्च का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा नागालैंड। दूसरी बात कि राजा मिर्च को किस और नाम से जानते हैं? तो आपका जवाब होगा किंग चिली के नाम से। और तीसरी बात कि नागालैंड की राजा मिर्च को किस दूसरे देश में निर्यात किया गया? तो आपका जवाब होगा लंदन। यानी इस तरह से टॉपिक को ब्रेक करके अगर आप समझेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगला है रेमडेसिविर। ठीक है, ये एक दवा का नाम है और ये किस में प्रयोग में आती है? तो जो रेमडेसिविर है, ये मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी ये नई दवा पंजीकृत की गई है जुलाई 2021 में। और ये हेपेटाइटिस सी की पहली दवा है जो दक्षिण सहयोग और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा समर्थन से ये विकसित हुई है। यानी आपको इसमें क्या याद रखना है? याद रखना है कि रेमडेसिविर जो है ये एक हेपेटाइटिस सी से संबंधित दवा है जो कि मलेशिया द्वारा विश्व की पहली सस्ती और प्रभावशाली नई दवा को पंजीकृत किया गया। अगला है भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला ये पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। कौन? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन होना है और ये पारित कब हुआ? 6 जुलाई 2021 में। यदि हम वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या देखें जहां पर विधानसभा अस्तित्व में है तो उनकी कुल संख्या है 6। चलिए जरा उनके नाम को भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, इन 6 राज्यों में विधानसभा अस्तित्व में है। जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां खत्म हो गई। एक बात और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने पर विचार किया है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए ये संख्या 6 है। ठीक है, और किस सरकार ने इसको विधान परिषद को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो आपका सीधा जवाब होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इस प्रकार आपने आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत विविध के प्रश्नों को डिटेल में समझा, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर अतिरिक्त डिस्कशन भी किया गया और इस प्रकार इस श्रृंखला को कंप्लीट किया गया। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक है, बिना किसी दबाव के आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।